हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वजीरेक्स की तरफ से भाई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपोज किया है कि जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या है सारा मामला, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो कुछ घंटे पहले वजीरेक्स की तरफ से एक ईमेल आया है और इस ईमेल में उन्होंने जिक्र किया है कि भाई कुछ जो लोग हैं उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, ईमेल डाली है सिंगापुर हाई कोर्ट को, ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए। तो उन लोगों ने क्या कहा है और उसके ऊपर फिर वजीरेक्स ने क्या बोला है वो सारा कुछ यहाँ समझाया गया है। तो सबसे पहले ईमेल देख लेते हैं और यहाँ पे देखो इन्होंने दो चीजें लिखी है, OA1284 और सम 940, और मैं इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तभी अप्रूव होगा जब सिंगापुर कोर्ट से ने ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और उसकी जो डेट है वो 13 मई है और एक 14 मई। 13 मई को नहीं होगा तो 14 मई को होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कुछ लोगों ने अपोज कर दिया, तो सिंगापुर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा वजीरेक्स वालों से कि भाई जवाब दो, इन लोगों की जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ ईमेल में क्या बोल रहे हैं, द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द कंपनी टू फाइल फर्दर रिटन सबमिशन एड्रेस मैटर्स रेज्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स। द कंपनी हैज डन सो ऑन 9th May 2025 इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट्स डायरेक्शन। तो कंपनी ने या वजीरेक्स ने, जटाई ने अब कोर्ट को दोबारा सबमिशन कर दिया है जो भी इन लोगों ने बोला था उसके अपोज में। वजीरेक्स ने भाई यहाँ पे काउंटर जो अपने आंसर है वो दे रखे, और वही इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, और जो लोगों ने सबमिशन किया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है प्लीज रिफर टू द फॉलोइंग लिंक, और ये जो लिंक है ना यहाँ पे, इस लिंक में खूब सारे डॉक्यूमेंट है क्योंकि अटैचमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इन्होंने गूगल ड्राइव में भाई सारे डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं। तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहला है करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम कोर्ट डेटेड 6th May, दूसरा है एप्लीकेंट्स फर्दर रिटर्न सबमिशन डेटेड 9th May, फिर है एप्लीकेंट सप्लीमेंटल बंडल फॉर अथॉरिटीज डेटेड 9th May, फोर्थ है रिटर्न सबमिशन ऑफ वन सोनू कुमार जैन, रिटर्न सबमिशन ऑफ वन चिरायु, ईमेल फ्रॉम ध्रुव, फिर है ईमेल फ्रॉम परवेज, और फिर ईमेल फ्रॉम ताज है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है सेकंड, उसके बाद जो लोगों के सबमिशन है और जो ईमेल है। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा जो लोगों के सबमिशन है और उसके बाद जो वजीरा इसका रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो कोर्ट का करस्पॉन्डेंस है कि भाई मैं जवाब दो, ये मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि हमें इनका रिप्लाई चाहिए, क्योंकि कोर्ट को इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है, ईमेल डाल दी है। तो अब कोर्ट का फर्ज है भाई वजीरेक्स से या जटाई से इसका जवाब मांगना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोनू जैन का पढ़ूंगा क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे तो उसके बाद हम वजीरेक्स ने क्या आंसर्स दिए हैं वो भी देख लेंगे। तो भाई देखो ये है, इसमें लिखा हुआ इन द जनरल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर को इन्होंने एड्रेस किया हुआ और सम 940 का यहाँ पे जिक्र है। और फिर यहाँ पे इन्होंने मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है और दूसरे पेज से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चालू है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन में दूसरा पॉइंट पढ़ूं, द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज फंडामेंटली फ्लॉड, इट इज jurisdictionally defective, legally unsustainable and constitute an abuse of process intended to misappropriate user assets under the guise of corporate risk। तो इतने वर्ड सुन के आपको समझ आ जाएगा इन्होंने बोला है कि भाई एप्लीकेशन पूरी तरह से बेकार है जो जटाई ने डाली हुई है। ठीक है, तो भाई उसके बाद देखो यहाँ लिखा लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन चैलेंज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन। तो भाई जो पहला पॉइंट है ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द पिटिशनर जटाई पीटी लिमिटेड लैक्स लीगल एंड फैक्चुअल ओनरशिप और ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर वजीरेक्स। तो जटाई जो पिटिशनर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है वजीरेक्स के ऊपर, और बेसिकली ओनरशिप नहीं है कि उनके बिहाफ में वो केस कर सकते हैं। और आपको पता है सारा कुछ जो मामला है जटाई कर रही है सिंगापुर में, और जन्माई जो है इनकी इंडिया की एंटिटी वो इसमें पार्ट नहीं ले रही। तो देखो फिर क्या लिखा है, एप्लीकेंट जटाई पीटी लिमिटेड डज नॉट हैव जुरिडिक्शनल स्टैंडिंग टू फाइल फॉर अ मोरेटोरियम विद रिस्पेक्ट टू द वजीरेक्स एक्सचेंज। इन्होंने यही बोला कि भाई वजीरेक्स जो है एक इंडियन एक्सचेंज है और जटाई जो है एक सिंगापुर कंपनी है, और इसका उसके ऊपर कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, और वजीरेक्स की जितनी करता धरता है वो जन्माई है। तो क्यों भाई ये फिर जटाई वाले केस फाइल कर रहे हैं सिंगापुर में। और देखो फिर सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन विद इंडियन अथॉरिटीज इज इन द नेम ऑफ जन्माई लैब्स नॉट जटाई पीटी लिमिटेड। ये बात भी सही है कि भैया इंडिया में जो FIU का रजिस्ट्रेशन है वो जन्माई ने किया हुआ है, जटाई ने नहीं। और जटाई तो भाई सिंगापुर कंपनी है तो वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। ठीक है, और देखो तीसरे पॉइंट में लिखा मार्केटिंग एंड पब्लिक डिक्लेरेशन प्लेस वजीरेक्स फर्मली एज एन इंडियन एंटिटी। ठीक है, वजीरेक्स हैज कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंटेड itself to be a public as a India's Bitcoin exchange. Its founder Mr. Nishal Shetty has also publicly championed crypto regulation through Indian campaign such as Indian Want Crypto, further confirmation, the domestic orientation वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे
पे बोल रहे हैं कि वजीरेक्स को हमेशा ही एक इंडियन एक्सचेंज की तरह मार्केटिंग करी गई है। निश्चल शेट्टी ने जो इंडिया वांट्स क्रिप्टो वगैरह वाला चलाया था तो वो है, और बेसिकली यही है कि जो वजीरेक्स यहाँ पे क्या जोर दिया जा रहा है, आपने 2-3 पॉइंट पढ़ लिए होंगे, तो जोर यही दिया जा रहा है कि जो वजीरेक्स है इंडियन कंपनी है, तो भाई सिंगापुर कोर्ट में क्यों केस चल रहा है। और मैं और आगे करता हूँ, और देखो ये वाला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, फिफ्थ वाला। Zetai Pte Limited is a shell entity lacking substantive operation or revenues. Zetai's financial disclosure reflect that over 95% of its consolidated income is derived from Zanmai Lab. It has no independent operation or cash flow to sustain itself. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई Zetai जो है उसका 95% जो पैसा है, इनकम है बेसिकली, वो Zanmai से आती है और उनके पास अपना कुछ भी कैश फ्लो नहीं है या खुद को सस्टेन नहीं कर सकते। तो सारा का जो सारा फंड है ना वो Zanmai से आ रहा है। और देखो फिर कंक्लूजन ऑन जुरिडिक्शन में यही लिखा है कि सिंगापुर हाई कोर्ट लैक्स बोथ सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन एंड फैक्चुअल जुरिडिक्शन ओवर द प्रेजेंट मैटर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिंगापुर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो पूरा केस है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि Zanmai जो है वो वजीरेक्स को देखती है, और जो सारा हैक हुआ है ना वजीरेक्स का, वो वजीरेक्स का हैक हुआ है, तो क्यों Zetai फिर केस लड़ रही है यहाँ पे। फिर देखो लिखा यूजर फंड्स आर हेल्ड इन ट्रस्ट एंड आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वजीरेक्स और Zetai। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो यूजर के फंड है ना वो ट्रस्ट के पास है और वजीरेक्स के या Zetai के नहीं है। और ये दूसरे पॉइंट में ये लिख दिया कि वजीरेक्स ने खुद ये पब्लिक डिक्लेरेशन करा हुआ है, ठीक है। और फिर इन्होंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ट्वीट्स वगैरह दिए हुए। और देखो मतलब काफी बड़ा लंबा चौड़ा एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो डेडिकेटेड वीडियो भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ही बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको ये सारा कुछ स्किप करना है तो मैं आपको समरी दिखा देता हूँ, इसमें लास्ट में समरी भी है, तो उसको पढ़ लेते हैं फटाक से। तो देखो यार फाइनल प्रेयर, यहाँ पे एप्लीकेंट ने बोला है कि ये सारे चीजें करो, ठीक है। हाई कोर्ट से डिमांड करी है, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की बेसिकली, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसका पूरा जो हमारी समरी है ना पूरे एप्लीकेशन की, इसमें आ जाएगी। तो पहला तो है डिसमिस द प्रेजेंट एप्लीकेशन इन इट्स एंटायरिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन। तो जो ये एप्लीकेशन है सम 940, ये बोल रहे हैं कि भाई इसको पूरा डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि आपके उस पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं है इसको करने का। और होल्ड दैट द एप्लीकेंट Zetai is not a fit and proper person or entity to bring the present application, having no demonstrated legal ownership, operational control or financial interest in WazirX। तो ये बोल रहे हैं कि Zetai जो है ना फिट नहीं है इस पूरे केस को लड़ने के लिए, ठीक है। और तीसरा है रिकॉग्नाइज द एसेट्स ऑन द प्लेटफॉर्म आर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द यूजर्स एंड नॉट ओन्ड बाय WazirX एंड Zanmai Labs और Zetai Lab। तो इसका मतलब यही है कि जो सारा जो यूजर्स का पैसा है ना वो WazirX का नहीं है, ना Zanmai का है, ना Zetai का है, ठीक है। ये इसको हम रिकॉग्नाइज कर दें, इसको मतलब घोषणा कर दें कि भाई अब ये जो पैसा है ना ये ट्रस्ट का है, इन लोगों का नहीं है। और फोर्थ में देखो लिखा है रिजेक्ट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट है उसको ही पूरा रिजेक्ट कर दिया जाए। और अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रिजेक्ट हो जाती है तो वही जो रीस्ट्रक्चरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, उसके बाद तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जो आपको जो भी मिल रहा था वो कुछ नहीं मिलेगा अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है या इनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। अब होगी नहीं होगी वो सिंगापुर हाई कोर्ट में, और हम देखेंगे WazirX ने इसका क्या रिप्लाई किया है, तो उसके बेसिस में भी सारा कुछ डिपेंड करता है। और फिफ्थ में लिखा है डिक्लेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट लैक्स जुरिडिक्शन टू पास एनी ऑर्डर अफेक्टिंग Zanmai Labs एन इंडियन एंटिटी रजिस्टर्ड एंड ऑपरेटिंग अंडर इंडियन लॉ। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, जैसे पहले के पॉइंट में लिखा था कि जुरिडिक्शन सिंगापुर हाई कोर्ट का नहीं है और Zanmai जो लैब है इंडियन एंटिटी है, तो इंडिया में ही सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में भाई इतना ही है। तो फटाक से अब दूसरी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो उसके बाद है चिरायु की, और उसका भी देख लेते हैं एप्लीकेशन में क्या है भाई। तो भाई इनकी 17 पेज की है भाई, सोनू की थी 10 पेज की, इन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी लगता है। तो देखो यहाँ भी इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, और सेकंड पॉइंट में लिखा है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑल मैटर्स स्टेटेड हियर आर विद इन माय पर्सनल नॉलेज, और ट्रू है, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। और जो तीसरा है देखो यहाँ पे लिखा है Zetai restructuring application is premised on the false assertion that it has authority to designate user as contingent creditor despite no legal agreement between user and Zetai। dispute ownership है of WazirX acknowledge भी करा था, ठीक है इन्होंने। एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बाय इंडियन अथॉरिटीज। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि भैया Zetai की ने जो एप्लीकेशन डाली है ना रीस्ट्रक्चरिंग की, जैसे सोनू ने बोला था, यहाँ 2-4 पॉइंट और मतलब यूजर्स को लेके बोल दिए गए हैं कि नो लीगल एग्रीमेंट है, कि एग्रीमेंट नहीं है भाई यूजर और Zetai के बीच में, क्योंकि भाई यूजर है Zanmai के, तो इसलिए यहाँ पे Zetai का नाम आ रहा है। तो भाई फिर है डिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ WazirX, तो आपको पता होगा बाइनेंस के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा था। और एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बाय इंडियन अथॉरिटीज इनटू WazirX ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मैं कहूंगा ये थोड़ा एक्सटेंशन है, जो सोनू ने बोला था उसका एक्सटेंशन है, उसमें 3 पॉइंट अगर आप जोड़ें तो ये और जोड़ सकते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है पहला, तो फिर डिस्प्यूट ओनरशिप का, और एक्टिव इन्वेस्टिगेशन भी इंडिया में चल रहा है। और देखो फिर यहाँ पे वही लिखा है अनरिजॉल्व्ड ओनरशिप। ये तो मैं सारा कुछ नहीं पढ़ूंगा, हमें पता ही है क्या क्या हो चुका है इसमें। तो इनका भी एक बार सीधा लास्ट में जो प्रेयर इन्होंने करी है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी प्रेयर फॉर रिलीफ है, 16th नंबर का पेज है इसमें, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि द एप्लीकेंट सीक्स एन ऑर्डर टू स्ट्राइक आउट द रीस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी बोला कि भाई जो रीस्ट्रक्चरिंग
रीस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, क्योंकि भाई ज़ेटाई की कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे। और फिर इमीडिएट रीएलोकेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएटेड फंड। तो यहाँ पे एक अलग से इन्होंने बात की कि जो यूजर्स के फंड, आपको पता ही होगा कि वजीर में काफी सारे जो यूजर्स के फंड थे इधर उधर एलोकेट कर दिए थे, कुछ इन्होंने केस लड़ने के लिए रखे हुए हैं, कुछ इन्होंने डेस्क के लिए रखे हैं। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूजर्स के फंड है ना वो यूजर्स को वापस कर दिए जाए। उसके बाद जो पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ द मोरेटोरियम ऑर्डर, जो मोरेटोरियम था उसको भी टर्मिनेट कर दो। और इवन भाई कॉस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की कॉस्ट है ये भी इन्होंने मांगी है। ठीक है भाई, इन्होंने तो कॉस्ट भी मांग ली एप्लीकेशन की। तो ये है, इसमें तो मोटा मोटा आपको पता चल गया कि इन्होंने भी वही बोला है कि जो मोरेटोरियम की एप्लीकेशन है और जो रीस्ट्रक्चरिंग की एप्लीकेशन है इसको खारिज कर दिया जाए, इसको नल एंड वॉइड करो। और जो यूजर का वजीरेक्स ने पैसा लिया हुआ था डेस्क बनाने के लिए, अदर चीजें के लिए, वो भी वापस करो। तो देखो फिर अब भाई ध्रुव की ईमेल भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो यह है ध्रुव की ईमेल, और ये ईमेल अच्छा है। तो ये भाई ये जो सिंगापुर गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट है ना, ठीक है, तो रिप्लाई किया बेसिकली कि हमने वजीरेक्स के जो लॉयर है ना उनको ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो देखो लेकिन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ से ईमेल शुरू है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इशू रिलेटेड टू दिस केस। द वजीरेक्स अंडर द नेम ज़ेटाई आर मिसलीडिंग अकाउंट होल्डर्स एंड आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया कि जो ज़ेटाई है मिसलीड कर रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एसेट्स का उसको प्रॉपर नहीं कर रही है। आपको पता है काफी सारे जो लोग हैं उनका यही कहना था कि हमें हमारा जो एसेट है हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा जो लोगों को दुख हो रहा है वो XRP को लेके हो रहा है, क्योंकि XRP का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है। और देखो इनका भी यहाँ पे XRP ही है बेसिकली। और ये बोल रहा है आई वॉज हैविंग XRP ऑन हैक डेट एंड नाउ दे आर शोइंग डैश XRP इन रीबैलेंसिंग। तो इन्होंने सब कुछ छुपा दिया कि जिनको पता ना चले कि इनके पास कितने XRP है। वो भी सही बात है। और वैसे भी अगर हम देखेंगे तो XRP का प्राइस भाई काफी गुना बढ़ गया है। तो इन्होंने अपनी वही बोला कि वैल्यू ऑफ XRP इतनी थी उस दिन को, बट अब XRP की वैल्यू इतनी हो गई है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं बाय फ्रीजिंग द ट्रेडिंग एंड फ्रीजिंग द कॉइंस ड्यू टू दिस येस आई एम सफरिंग सच अ ह्यूज लॉस। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी ह्यूज लॉस की बात करी है कि भैया मुझे बहुत बड़ा घाटा हो गया। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात देखो ईमेल में लिखी है ना, नीचे करता हूँ मैं थोड़ा, तो ये लिखा है इवन दीज कॉइन्स हैव नॉट बीन हैक्ड। तो आपको पता ही था XRP वगैरह हैक नहीं हुआ है, काफी सारे कॉइन जो हैक नहीं है, बट उसके बाद भी इनको डिस्ट्रीब्यूशन में रीबैलेंसिंग में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये ईमेल थी भाई ध्रुव की, इनको XRP से रिलेटेड इशू है। और फिर देख लेते परवेज की ईमेल को। और देखो यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने रिप्लाई किया है भाई यूजर को। और उसके बाद यूजर की ईमेल ये है, देखिए माय नेम इज परवेज और ठीक है, एंड आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम यूजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म वजीरेक्स वेयर आई हैव एक्टिवली इन्वेस्टेड फॉर ओवर 4 years। ठीक है, एक्टिवली इन्वेस्टेड 4 years। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई एक्युमुलेटेड अ टोटल ऑफ डैश XRP, ठीक है, टोकन विच करंटली होल्ड अ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस मच। तो यहाँ पे भी भाई इन्होंने XRP की ही बात करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि XRP वाले जो लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो XRP का प्राइस है बहुत राइज किया हुआ है। तो देखो ये यही बोल रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट द टोकन्स आई इन्वेस्टेड इन XRP वर नॉन ERC टोकन्स एंड वर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूरिंग द वजीरेक्स हैकिंग इंसिडेंट। तो यहाँ पे भी वही है कि भाई वजीरेक्स में जो हैक हुआ था XRP हैक नहीं हुए थे और ERC टोकन ही हैक हुए हैं, तो उसको इसमें क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब भाई ताज की ईमेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये है ताज की ईमेल और वही सिंगापुर का रिप्लाई है। फिर यहाँ पे ये इसको मेल भेजा है। अच्छा, इन्होंने वजीरेक्स को ईमेल भेजी थी और इसमें लिखा है फर्दर टू माय ईमेल एक्सप्रेसिंग माय ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्लीज फाइंड अटैच्ड माय साइंड एफिडेविट ऑफ ऑब्जेक्शन। तो इन्होंने भाई एफिडेविट भेजा था ऑब्जेक्शन करके कि भाई मैं जो ये सम 940 आपका होने वाला है इसको एग्री नहीं करते। ठीक है, और शायद इनको रिप्लाई नहीं मिला है वजीरेक्स की तरफ से, तो इन्होंने ये मेल फॉरवर्ड कर दी है भाई सिंगापुर हाई कोर्ट को। और इनकी ईमेल में देख लेते हैं एफिडेविट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है एफिडेविट उनका और इसको तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहे कि आई एम अ यूजर ऑफ वजीरेक्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय ज़ेटाई और ये बोले आई एम लीगली अनरिप्रेजेंटेड एंड फिलिंग दिस एफिडेविट इन माय पर्सनल कैपेसिटी। तो इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से ये एप्लीकेशन एफिडेविट सबमिट किया है और ये बोल रहे आई ऑब्जेक्ट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। द वोटिंग प्रोसेस वाज मिसलीडिंग, द यस वोटेड वाज पुश्ड विदाउट अ जेन्युइन ऑप्शन टू वोट नो। ठीक है, ये एक इनका क्वेश्चन है। और फिर है प्रमोशनल मटेरियल्स मेड क्लेम दैट यूजर वुड रिसीव 85% ऑफ देयर फंड्स बट इन रियलिटी द फंड्स आर नॉट फ्रीली विड्रॉएबल लॉक्ड फॉर 3 years डिपेंडेंट ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म डेक। तो ये इनके इशू है। फिर देखो क्या लिख रहा था, स्कीम बेनिफिट वजीरेक्स एंड इज एफिलिएटेड एंटिटीज मोर देन द यूजर्स। तो ये बोले कि वजीरेक्स के जो एफिलिएट है उनको ज्यादा बेनिफिट कर रही है और यूजर्स के लिए बेनिफिशियल कम है। और डी पॉइंट है कि भैया द CEO निश्चल शेट्टी एंड द टीम हैव नॉट रिस्पॉन्डेड ट्रांसपेरेंटली टू यूजर्स एंड हैव ब्लॉक्ड यूजर्स हु आस्क वैलिड क्वेश्चन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो आपको पता ही होगा कि
भाई ये काफी एलिगेशन लग रहे थे निश्चल के ऊपर या वजीर के ऊपर, कि भाई जो इनसे क्वेश्चन पूछता है तो ये उसको ब्लॉक कर देते हैं ट्विटर में, स्पेशली एक्स में। ठीक है, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, तो भाई ये थी इनकी ईमेल। बट अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, मैं अगर आपको इस सप्लीमेंटल बंडल दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा 286 पेज का, और इसमें केसेस इन्होंने आज तक सिंगापुर में लड़े हैं ना, तो वो सारे कुछ हैं जिससे मैं भी अपना जो केस को ना स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ सिंगापुर हाई कोर्ट में। और अगर आप लास्ट पेज देखेंगे तो इन्होंने काफी लॉज की जो बुक्स वगैरह होती हैं उसमें भी उसके फोटो वोटो लगाए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज क्लास, देखो ये सारे कुछ बुक्स के पेजेस लगे हुए हैं, और ये है वो बुक। तो हम इसको नहीं देखेंगे, काफी बड़ा है 286 पेज, और इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी। ये जस्ट इनका मतलब केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे प्रूफ होता है ना, तो वो बना के रखा है। अगर किसी को रेफर करना हो तो मे बी ये उसको यहाँ रेफर करवा देंगे। बट जो इम्पोर्टेंट यहाँ अब है ना, वो है वजीर एक्स के जो आंसर्स हैं इन सारे क्वेश्चंस को लेके। तो ये है फर्दर रिटर्न सबमिशन, तो यहाँ हम देख लेंगे। तो देखो इस पेज में लिखा है इंट्रोडक्शन, और फिर रिस्पांस टू सोनूज रिटर्न सबमिशन, रिस्पांस टू चिरायुज सबमिशन, फिर रिस्पांस टू इशू रेज्ड इन द ईमेल्स। तो सारा कुछ का इन्होंने रिस्पांस दे दिया है, तो हम देख लेंगे फटाक से। आई नो यार वीडियो बड़ा हो रहा है, बट अब मैं क्या करूँ, ये रिस्पांस और ये सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला देख लेते हैं इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैं नहीं करूंगा, हमें पता है क्या हो गया है। और ये देखो रिस्पांस टू सोनूज रिटर्न सबमिशन, ये देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है सोनूज रिटर्न सबमिशन कैन ब्रीफली बी समराइज्ड एज बिलो। तो इन्होंने समरी दे दिया, समरी में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ लिया, अभी देख भी लिया है। तो देखो यहाँ से इनके आंसर शुरू है। फर्स्ट, सोनू इज नॉट करेक्ट इन स्टेटिंग दैट द एक्सचेंज इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड solely by Zanmai India. The applicant has already stated that Zanmai operates the INR related service on the platform, while Binance operated the cryptocurrency related service on the platform. That is relevant insofar as after the Binance dispute arose. Under protest to maintain the status, और फिर लिखा pending the resolution of Binance dispute. तो जो इन्होंने बोला था कि भाई जटाई जो है फिट नहीं है, ठीक है, जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो इनका कुछ लेना देना नहीं है, जन्माई को करना चाहिए। बट इनका आंसर यही है कि जटाई जो है क्रिप्टो करेंसी को देख रहा था और जन्माई आईएनआर को देख रही थी। तो जटाई के पास अथॉरिटी है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हैक हुआ है, तो बेसिकली जटाई इसलिए फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। और देखो 12वां पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट फॉर सोनू टू अलाइज दैट द ऑपरेशन एंड मैनेजरियल कंट्रोल्स रिसाइड्स विद जन्माई इंडिया। जटाई एंड जन्माई इंडिया आर सेपरेट लीगल एंटिटीज एज मेंशन्ड अबव। जन्माई इंडिया ऑपरेट्स द आईएनआर रिलेटेड, और फिर वही लिखा है जटाई भाई क्रिप्टो करेंसी का करता है। इन 13 पॉइंट में लिखा है, इन कनेक्शन विद द अबव देयर इज नो मेरिट इन सोनू सबमिशन दैट जटाई इज शेल एंटिटी। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई शेल एंटिटी नहीं है। In an event, Section 210 of the Companies Act does not impose any requirements on the applicant company to meet a threshold level of commercial activity. ठीक है, तो कमर्शियल एक्टिविटी का कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, तो उन्होंने सेक्शन भी दे दिया कंपनीज एक्ट का। तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे, सोनू ने कहा था 95% जो है जटाई की जो इनकम है जन्माई से आ रही है और ये खुद को सस्टेन नहीं कर सकते, तो उसी का ये रिप्लाई है यहाँ पे। और ये देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, फर्दर देयर आर गुड रीजंस फॉर सिंगापुर टू बी इलेक्टेड एज द जुरिडिक्शन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग एंड टू यूटिलाइज द regime under IRDA and the Companies Act. There are sound commercial reason for this given that Zeta is incorporated in Singapore and there are no countervailing consideration. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई सिंगापुर में रजिस्टर्ड है जटाई, तो इसीलिए जो सिंगापुर का हाई कोर्ट है वो सही जुरिडिक्शन है। और देखो 16वें पॉइंट में क्या लिखा है, इन एनी इवेंट कोर्ट्स हैव आल्सो जनरली एक्सेप्टेड द deliberate shifting of a company's COMI to a jurisdiction solely for the reason of invoking the restructuring regime in such target jurisdiction. तो उन्होंने एक रेफरेंस यहाँ पे लगा के दे दिया है कि भाई ये सब कुछ जो हम बोल रहे हैं सही है, ठीक है, जो सोनू ने बोला वो गलत है। तो इनके तो जवाब सुन के आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो भी ये कर रहे हैं ना, इन्हें पता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इनके पास सबका आंसर है। ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने अपनी काफी सारी एप्लीकेशन डाली, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, तो आप कुछ भी एप्लीकेशन डाल लो, कुछ भी कर लो, तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है इसका रुकना बहुत मुश्किल है अभी। तो सारे जो ये क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो भाई इससे मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ने वाला है। और आपको क्या लगता है, आप भी भाई कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद पॉइंट देख लेते हैं, इन द प्रेजेंट केस जटाई वाज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर फॉर इट्स ओन कमर्शियल पर्पसेस लॉन्ग बिफोर द कंटेम्पलेशन ऑफ द प्रेजेंट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेसिंग। तो ये बोल रहे कि भाई जटाई जो है सिंगापुर में बहुत पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड है, सिर्फ ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है ना, इसके लिए इसको यहाँ रजिस्टर नहीं किया गया। तो ये बात मुझे ठीक लगी क्योंकि जटाई पहले से ही वहां पर रजिस्टर
रजिस्टर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये नहीं कह सकते कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ही रजिस्टर किया गया। मुझे ऐसा लगा भी नहीं किसी एप्लीकेंट ने ये बोला कि सिर्फ इस प्रोसेस के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया है। और उसके बाद देखो ZTAI has always since the inception of the moratorium maintained consistently that it regards platform user unsecured contingent creator because, तो यहाँ पे देखो आपको पता ही होगा कि वजीरेक्स ने या ZTAI ने जब भी कोई करस्पॉन्डेंस किया था तो सारे प्लेटफॉर्म यूजर्स को अनसिक्योर्ड कंटिंजेंट क्रिएटर्स ही बोला था। आपको उस समय भी मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो रेफरेंस जो सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के बोले जा रहे हैं। तो अनसिक्योर्ड हर जगह बोला था और काफी लोगों ने इसका पोस्ट भी किया था और पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अभी भी वही बात आ रही है, लेकिन पहले भी इस चीज का उनको आंसर्स शायद मिल गए होंगे, तो अब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आप सब लोगों को पहले ही मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ पहले कुछ वीडियो में। और देखें और इनके इंटरेस्टिंग रिप्लाई पढ़ते हैं। और देखो हर चीज का ना देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ मेंशन किया है और ये सारा कुछ जो मेंशन कर रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा था, इन्होंने 280 समथिंग पेजेस का जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ये सारा कुछ वहीं से रेफर कर रहे हैं। सारा कुछ हाई कोर्ट को बताया जा रहा है कि भाई पुराने जो केसेस हैं ये पुराने टाइम में ऐसा हुआ था और या ये जो बुक में ये पॉइंट है तो उसका जो आंसर है ये होने वाला है, ठीक है। तो वहां से रेफरेंस हो रही है। मतलब बता रहा था जो इनकी पूरी लीगल टीम बैठी है ना भाई, जो पैरा लीगल होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं, सब कुछ निकाल के पूरा पूरा मतलब पूरे एक बुक बना के भेजते हैं। इतना तो भाई कोई यूजर मतलब इतनी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा शायद, मुझे लगता है तभी इन्होंने इतना टाइम लिया होगा रिप्लाई करने में, ठीक है भाई। तो ये हो गया, सोनू को इन्होंने सब कुछ यहाँ पे जवाब दे दिया है, अलग अलग रेफरेंस देखो सारा कुछ करा हुआ है। और अगर मैं सारा कुछ पढ़ूंगा ना तो आपको पता है वीडियो ऑलरेडी कितना बड़ा बन चुका है। तो अब देखो ईमेल का देख लेते हैं, ठीक है। ईमेल का देख लेते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि ठीक है भाई, यहाँ से है रिस्पॉन्सेज टू इशूज रेज्ड इन द ईमेल्स, ईमेल सेंड बाय ध्रुव एंड परवेज। तो दोनों के थोड़े कंसर्न यही थे XRP को लेके। तो ये बोले वी फर्स्ट टर्न टू द ईमेल सेंड बाय ध्रुव एंड परवेज, बोथ Dhruv and Parvez emails raise a point made by Chirayu, which is that XRP tokens were not hacked, ठीक है, and hence there was no basis for their XRP tokens to be altered। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है। ZTAI reiterates its submission that because platform users do not hold a specific cryptocurrency assets, it would be incorrect for platform user to be categorized as those affected and those unaffected by the cyber attack। तो देखो वही बात इन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दी कि प्लेटफॉर्म यूजर डू नॉट होल्ड एनी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी एसेट्स। तो भाई तभी कहता हूँ थोड़ा सोच समझ के क्रिप्टो करेंसी मतलब उतना ही रखो एक्सचेंजेस में जितना आप लूज कर सको, जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। ट्रेडिंग के लिए रखो मैं तो कहूँगा। और जितना अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए सेल्फ कस्टडी वॉलेट ही सही रहते हैं। और हाँ, सेल्फ कस्टडी वॉलेट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, कौन कौन से अच्छे सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, तो वो आप जरूर जाके देख लेना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं 85। फर्स्ट शुड देयर कंप्लेन रिलेट टू द कैलकुलेशन ऑफ देयर बैलेंसेस, द प्रॉपर चैनल फॉर रीड्रेस वुड हैव बीन फॉर द प्लेटफॉर्म यूजर टू सबमिट अ डिस्प्यूट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमने जो डिस्प्यूट का एक फोरम था खोला था, आपको याद होगा इन्होंने बटन वगैरह दिए थे जहाँ पे आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते थे, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर देखो 86 पॉइंट में लिखा है सेकंड, द रीबैलेंसिंग प्रोसेस मस्ट be clarified. In short, rebalancing was a process in which, to extent practicable and possible, the net liquid platform assets undergo a conversion such that the proportion of source token denomination of the net liquid platform assets match the proportion of source denomination of the aggregate approved claims। तो भाई ये क्या मतलब इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन्होंने भाई रीबैलेंसिंग NLP कैसे करते हैं वो सब कुछ दे दिया है। और देखो यहाँ पे क्या एक जो इंपॉर्टेंट अब लिखा आ रहा है यहाँ पे, as various creators including Dhruv and Parvez have allowed to XRP is a token that was not affected by the cyber अटैक। तो काफी लोगों ने बोला था कि भाई XRP में काफी लोग को दुख हो रहा है क्योंकि XRP का प्राइस बहुत बढ़ गया। Hence, as part of the rebalancing, the company had to sell some XRP to fund purchases of the stolen tokens. The end objective being reducing the quantum of unaffected tokens and increasing the quantum of affected tokens by the desired amount। तो यही बोला भी आ रहा है कि भाई हमें XRP बेचने पड़े क्योंकि जो हमारी जो हैक क्रिप्टो करेंसी है ना उसको बैलेंस आउट करने के लिए, और बैलेंस करेंगे तभी रीबैलेंसिंग होगी। तो देखो 89 में इन्होंने एक कैलकुलेशन भी दे रखी है फिर से। फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस क्रिएटर ए अप्रूव्ड क्लेम विद द प्लेटफॉर्म इज फॉर द वैल्यू ऑफ 8000 XRP, ठीक है। तो 8000 अगर XRP किसके पास है तो उसका क्या होगा भी देखते हैं। तो हैक की डेट थी 18 जुलाई 2024 और XRP टोकन्स वर अनअफेक्टेड बाय द साइबर अटैक। और वहां पे बोल रहे हैं कि XRP टोकन वाज प्राइस्ड एट द USD 0.55 पर टोकन। तो हैंस क्रिएटर ए अप्रूव्ड क्लेम वुड बी फॉर द वैल्यू ऑफ 8000 XRP टोकन फॉर USD 4400। तो सीधी सीधी इन्होंने मैथ्स लगा दी कि उस समय 0.55 USD का था और 8000 थे। तो अब जो आपका क्लेम बन रहा है ना वो सिर्फ 4400 का ही बन रहा है। तो जो आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है हैक के डेट का, ठीक है। तो उसी के चक्कर में भाई मतलब बहुत नुकसान यहाँ पे लोगों को लग रहा है और इसी के चक्कर में लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं।
तो भाई बी पॉइंट देखो, हाउएवर द प्राइस ऑफ XRP इंक्रीज ड्यू टू मार्केट मूवमेंट टू USD 3.26 पर टोकन एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। तो जब इन्होंने रीबैलेंसिंग करी, पर टोकन का पैसा 3.26। तो अगर आपने टोकन कहीं हेल्ड किए होते या अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रखे होते तो उनकी कीमत भाई आज 26,000 होती। ठीक है, कहाँ 4,400 और कहाँ 26,000 USD। और इसीलिए भाई जो लोग हैं उनको बहुत दुख हो रहा है कि भाई जो हमारा इतना बड़ा लॉस हो गया, कि कोई होल्ड करता है तो इसलिए होल्ड करता है कि फिर आगे चल के जब प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको बेच के प्रॉफिट बनाए। बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि तो हैक के दिन का जो प्राइस है उसके हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, और उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई 85.5% की रिकवरी हो रही है। अब मुझे अब मैं यहाँ पे यार क्या कहूँ, देखो अगर आप वजीरेक्स के पार्ट में देखोगे तो भाई वजीरेक्स को यूजर्स के पैसे देने हैं, और अगर आप यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यूजर्स को पैसे तो लेने हैं लेकिन यूजर्स को घाटा बहुत हो रहा है, और जिसके चक्कर में उन्हें बहुत दुख भी हो रहा है। बट यहाँ पे जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आप दुख मना लो या अपने पैसे वापस ले लो, तो जो हो चुका है वो हो चुका है। आई नो कि यार अमाउंट छोटी मोटी नहीं है, अमाउंट इज क्वाइट सब्सटेंशियल, काफी बड़ी अमाउंट है। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूँ कि यार मैंने बिटकॉइन $500 में ले लिया, 2,000 में ले लिया होता, थोड़े साल पहले या थोड़े अभी मैं कहूँ 70,000 में भी ले लिया होता तो आज में 30,000 का फायदा हो गया होता। इस टाइम में सोचना तो मुझे ऐसा लगता है कि वही रह गया। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, और मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये मेरे खुद की थिंकिंग है, क्योंकि मैंने भाई मेरे भी काफी सारे पैसे कई सारे एक्सचेंज में डूब चुका है, और रिसेंटली FTX के पैसे आए थे तो मेरा भी काफी बड़ा पोर्टफोलियो था, पर मिला मुझे बहुत कम। बट जो मिल रहा है भाई मैंने तो वो ले लिया, क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते यार उसमें। अगर आपके पास अगर केस लड़ने की हिम्मत है तो फिर लड़ते रहो। इन्होंने जवाब दे दिया, फिर आप इसके ऊपर जवाब दो, पर मुझे लगता है इसके आगे कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे भाई आपको क्या लग रहा है, तो प्लीज यार आप कॉमेंट करके जरूर बताना। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो इस ईमेल में था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई नो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत घाटा हो रहा है, यूजर्स भी सही है, वहाँ वजीरेक्स को भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा लो और अपने पैसे ले लो, या फिर आप भाई केस लड़ते रहो 4-5-6 साल। तो अगर आप देखोगे क्रिप्टोपिया के पैसे भाई आज तक मुझे नहीं मिले, किसी किसी के जिनके डॉज और BTC थे उनके मिल गए, जो मेरा पोर्शन था आज तक नहीं मिला। ठीक है, उसको कब मिलेगा पता नहीं, और इतने सारे साल बीत चुके हैं। तो आपका जो भी फीडबैक है इसको लेके तो भाई यार कमेंट कर देना जरूर से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।